डेढ़ कल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है सॉल्यूशन के बारे में। दो चीज़ मैंने आपको बताई है, एक तो स्टेट मैंने आपको डिस्कस किया है और दूसरा मैंने आपको फेज डिस्कस किया है। अभी आज सॉल्यूशन के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ये हमारी बुक का लेसन 2 है। सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने आपको वेरी किया है, बताया मैंने सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप से हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड्स में पैकिंग टर्म क्या होती है, ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए ये हमारे पास शुगर है और इसका फॉर्मूला है C12H22O11। चीनी का फॉर्मूला है, इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सुक्रोज भी कहते हैं, सुक्रोज भी हम लोग इसे बोलते हैं। और एक हमारे पास वाटर है और जो वाटर हम लोग के पास अवेलेबल है इसका फॉर्मूला H2O है। दो सबस्टेंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, दो सबस्टेंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और जो सबस्टेंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उन दोनों सबस्टेंस में खास बात क्या है? उन दोनों सबस्टेंस में खास बात यह है कि उन दोनों का जो फेज है वो अलग अलग टाइप से है। उन दोनों का जो फेज है वो अलग अलग टाइप से है। जो शुगर आपके पास अवेलेबल है उसका जो फेज है वो सॉलिड टाइप से है और जो वाटर आपके पास अवेलेबल है उसकी जो फेज आपके पास अवेलेबल है वो लिक्विड टाइप से है। ये दो कंपाउंड मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और जो दो कंपाउंड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उन दोनों कंपाउंड्स की फेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखिए जो फेज हमारे पास है सुक्रोज हमारे पास सॉलिड फेज के अंदर है और जो वाटर हम लोगों के पास है वो लिक्विड फेज के अंदर है। अभी हमने क्या एडवाइस किया आपको? अभी हमने एडवाइस किया आप लोगों को, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं और जैसे हम लोग इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, दोनों में से आप किसी भी फेज को पहचान नहीं सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कल जब बात हो रही थी आपसे तो कल यही बात आप लोगों से हो रही थी कि अगर कंपाउंड्स को ऐड करने के बाद, दो कंपाउंड्स हमने आपस में ऐड किए हैं और कंपाउंड्स को आपस में ऐड करने के बाद उनकी फेज को हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, उनकी फेज को हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि वो होमोजेनस हो गया है। हिंदी में समान। देखिए मेरे कहने का मीन्स आपको यह है, एक्चुअल में हुआ क्या, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो इस इंटरस्पेस में आके फिक्स हो गए। जो आंतरिक दूरी आपको दिखाई दे रही है जल के अणुओं के मध्य, जल के मॉलिक्यूल्स के मिड, उसमें आके फिक्स हो गए। इससे आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इसमें कौन सा शुगर है और कौन सा इसके अंदर वाटर है। एक्सपीरियंस कैसा हो गया? होमोजेनस हो गया। अगर हम लोग दो या उससे ज्यादा सबस्टेंस को आपस में ऐड करते हैं, अगर हम लोग दो या उससे ज्यादा सबस्टेंस को आपस में ऐड करते हैं और दो या उससे ज्यादा सबस्टेंस को आपस में ऐड करने के बाद कैसे हो जाते हैं? होमोजेनस हो जाते हैं। अगर हम लोग दो या उससे ज्यादा सबस्टेंस को ऐड करते हैं और सबस्टेंस को आपस में ऐड करने के बाद हम लोग कैसे हो जाते हैं? समांगी हो जाते हैं या होमोजेनस हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो आज के बाद जब भी कभी हमसे कोई पूछेगा भाई सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप सबको बता सकते हैं दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का जो मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का जो मिश्रण होता है, समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप बताएंगे द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी दो या उनसे ज्यादा पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है, दो या उनसे ज्यादा पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है तो क्या कहलाएगा भाई? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आप लोग दो या उससे ज्यादा पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं
अगर आप लोग दो या उससे ज्यादा पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं तो उसे कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। अगर समांगी नहीं होगा नहीं तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा फिर वो मिश्रण होगा। क्या होगा वो, तो सॉल्यूशन में मिश्रण में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लोगों ने दो या उससे ज्यादा पदार्थों को मिलाया है, अगर हम लोगों ने दो या उससे ज्यादा पदार्थों को मिलाया है और दो या ज्यादा पदार्थों को मिलाने के बाद हमें समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो वो सॉल्यूशन होता है, मिश्रण क्या होता है। लेकिन अगर विषमांगी हो जाता है तो क्या होता है, उससे फिर हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते ना। देखिए दो बात आपको ध्यान रखनी है भाई, जो सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, दो घटक होते हैं। एक तो जो सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट्स को हम लोग हिंदी में विलेय कहते हैं भाई, और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को हम लोग विलायक कहते हैं। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा पदार्थ विलेय है और कौन सा पदार्थ विलायक है। देखिए जिस पदार्थ में घोला जाता है, जिस पदार्थ में घोला जाता है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो पदार्थ घोला जाता है उस पदार्थ को हम लोग विलेय कहते हैं। और जैसे आप चाय बना रहे हैं, अब चाय में कौन सा कंपोनेंट विलेय है बताइए, चीनी या पानी, चीनी विलेय है और पानी क्या चाय के अंदर विलायक है, समझ आप लोग। ऐसे ही आपको बताना है, या सबसे आप ये कह सकते हैं जो पदार्थ ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिस पदार्थ की अमाउंट ज्यादा होती है उस ज्यादा अमाउंट वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हैं। और जिस पदार्थ की अमाउंट कम होती है उस कम अमाउंट वाले पदार्थ के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं। तो कम वाला घोला जाता है और ज्यादा वाले में घोला जाता है। तो ब्रेन में कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं भाई, विलेय और विलायक। विलेय कौन सा होता है भाई, जिसकी क्वांटिटी कम होती है और जिसे घोला जाता है। और विलायक कौन सा होता है, देखिए विलेय और विलायक को अगर आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे आप ये भी कह सकते हैं विलेय और विलायक को मिलाने के बाद, विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो समांगी मिश्रण या जो होमोजेनस मिक्सचर हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो ये बात हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन में कितने हिस्से होते हैं। तो आपको बता दिया है मैंने, जब भी कभी दो या उससे ज्यादा पदार्थों को आप लोग मिलाएंगे, जब भी कभी दो या उससे ज्यादा पदार्थों को आप लोग मिलाएंगे तो हम लोग उसे सॉल्यूशन कहने वाले हैं। बशर्ते वो कैसा होना चाहिए, उसे समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दो हिस्से होते हैं सॉल्यूशन में, एक तो सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर होता है, एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर होता है। जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे सॉल्यूट बोला जाता है और जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। यानी फाइनली एक बात हम लोग आपसे कह सकते हैं इस सब बात के बेस पर, ये कर सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट कि भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखिए दो तरह से हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक बात बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई हम लोग सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में दो हिस्से हैं, एक तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। इस सब टर्म आपसे पूछेंगे।
जब भी कोई आपसे बात करेगा सॉल्यूशन की तो इनके बारे में आपसे बात जरूर करेगा। भाई कितने तरह का सॉल्यूशन आप लोगों ने स्टडी किया है, कितने टाइप से हम लोग सॉल्यूशन को स्टडी किए थे, तो आपको बताना है विलय की क्वांटिटी को आधार माना जाएगा, विलय की मात्रा को आधार माना जाएगा। तो विलय की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन दो तरह के हैं। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है भाई, डाइल्यूट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरल विलयन। एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं भाई सांद्र विलयन। ये सैचुरेटेड टर्म है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीन्स क्या होता है? संतृप्त। क्या होता है? संतृप्त। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? असंतृप्त। अब करेंट सब बातों क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए डाइल्यूट क्या है। अभी हमने क्या काम किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या काम किया, हमने आपको 5 ग्राम ग्लूकोज दे दिया C6H12O6, और आपने क्या काम किया, इस 5 ग्राम ग्लूकोज के लिए आपने क्या काम किया, 5 लीटर पानी में घोल दिया H2O में। तो मैंने पूछा अगर हम विलय की मात्रा को विलायक की मात्रा से कंपेयर करें, जो विलय हमारे पास है उस विलय की जो अमाउंट्स है, उस विलय के अमाउंट्स को अगर हम लोग विलायक के अमाउंट से कंपेयर करें तो क्या लग रहा है भाई आप लोगों को? तो आपने बताया सर कि विलय की जो मात्रा है बहुत ही कम है। मैंने कितनी कम है भाई? तो आपने बताया सर कि तो कंपेयर करेंगे तो कोई कैलकुलेशन होने वाली इसमें है नहीं विशेष रूप से। तो मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं फिर हम लोग, तो सबसे हम लोग कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे विलयन जिनमें सॉल्यूट्स का अमाउंट कैलकुलेटिव पोजीशन में नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट्स का अमाउंट यानी विलय की जो मात्रा होती है वो गणना के योग्य नहीं होती है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें विलय का अमाउंट्स गणना के योग्य नहीं होता है या उसे हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट्स। तो कंसंट्रेट क्या होंगे फिर? कंसंट्रेट तो इससे गाढ़े भी होंगे। कैसे होंगे? इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा 50 ग्राम चीनी को आप लोग जो है 200 ग्राम वाटर में ऐड कर लीजिएगा, तो 50 ग्राम कितना हो गया? 1/4 हो गया। 200 का कितना हो गया? तो कैसा है? ये गणना के योग्य है। कैसा है? तो क्या कह सकते हैं सबसे हम लोग, जिसमें सॉल्यूट इफेक्टिव है वो क्या है? जिसमें सॉल्यूट इफेक्टिव है वो कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेट। और जिसमें सॉल्यूट इफेक्टिव नहीं है वो कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट। जिसमें मैं कहूंगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप तुरंत ही क्या करेंगे, जैसे मैं डाइल्यूट बोला करूंगा तो आप तुरंत ही क्या करेंगे, जो विलय की मात्रा है ना उसको आप क्या कर दिया करेंगे, निलिजिबल कर दिया करेंगे, नगण्य कर दिया करेंगे, क्या करेंगे? छोड़ दिया करेंगे आप उसके लिए। जैसे क्या होगा मानो मैं अभी हम जैसे बताएंगे आपके भाई सॉलिड को क्या करते हैं, सॉलिड जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसके जो नंबर्स ऑफ मोल होते हैं उन्हें एल से शो करते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए इसे कैपिटल एल से शो करते हैं इसका डिवीजन क्या हो। और सॉल्यूशन में क्या होता है? n प्लस n। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा n प्लस n वाला जो पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा आपसे? क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि जब भी हम बोला करेंगे डाइल्यूट तो इस वाले n को छोड़ दिया करेंगे। डाइल्यूट में विलय की मात्रा बहुत कम होती है और वो गणना के योग्य भी नहीं होती है। लेकिन जब कंसंट्रेट बोला करेंगे आपसे तो कंसंट्रेट में आपको ऑलवेज n प्लस n ही लिखना होगा, यानी इसमें जो विलय आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, आपको उसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो जिसमें हमारा विलय प्रभावशाली होता है उसे क्या बोलते हैं? सांद्र कहते हैं, और जिसमें हमारा विलय प्रभावशाली नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं। एक टर्म है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड संतृप्त, और एक टर्म है अनसैचुरेटेड असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त में डिफरेंस क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास एक बीकर है और ये जो हम लोगों के पास एक बीकर है, इस बीकर में H2 भरा हुआ है। मैंने कहा आप इसमें जो है
यूरिया को मिलाइए, NH2CO NH2। आप लोग इसमें यूरिया को ऐड किया है, यूरिया को मिलाया आपने और आपने बताया सर ये घुलता ही जा रहा है। अगर किसी सॉल्यूशन में विलेय लगातार घुलता रहेगा, अगर किसी सॉल्यूशन में विलेय घुलता ही जा रहा है, घुलना बंद नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। और जब लगातार आप इस विलेय को घोलते रहेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन जनरेट हो जाएगा बेटे, जब ये विलेय पदार्थ इसमें घुलना बंद हो जाएगा, और जैसे विलेय ब्लैक में घुलना बंद हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, संतृप्त। बहुत सारे बच्चों से जब उनका प्रैक्टिकल लेते हैं तो पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त में और असंतृप्त में विलेय क्या अंतर होता है बताइए। संतृप्त वाले में, असंतृप्त वाले में, असंतृप्त वाले में विलेय घोला जा सकता है, लेकिन संतृप्त कब माना जाएगा, जब विलेय घुलना, जिन सॉल्यूशंस में सॉल्यूट्स की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, जिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड। और जिनमें घोला जा सकता है वो क्या होते हैं। ये बात सब कंफर्म हो गई। सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया, विलेय क्या है समझ में आ गया, विलायक क्या होता है समझ में आ गया, तनु क्या होता है समझ में आ गया। तो तनु क्या होता है बताइए आप हमें। राइट, जिसमें विलेय की मात्रा इफेक्टिव नहीं होती है, काउंटेबल नहीं होती है, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायलूट टर्म कह सकते हैं ना उसे। कंसंट्रेट में क्या होती है, इफेक्टिव होती है, क्या होती है, और सैचुरेट में क्या होती है, संतृप्त क्या होते हैं, जिसमें विलेय को और ज्यादा नहीं हो सकता। सब कंफर्म हो गए, आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाएंगे आपको, सांद्रता के प्रकार पढ़ाएंगे आपके लिए। सांद्रता कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, सांद्रता को हम लोग व्यक्त कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारी बुक में हैं, एनसीईआरटी में, उन सबके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। एक टर्म है कंसंट्रेशन, ये क्या चीज है पहले आप ही समझ लीजिएगा। ये टर्म है सांद्रता। कंसंट्रेशन होती क्या है, कंसंट्रेशन होता यह है, देखिए जो विलेय होता है ना, जो सॉल्यूट हम लोग के पास होता है, उसके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ये नंबर्स ऑफ मोल के लिए एन से दर्शाते हैं हम लोग, बताया था अभी आपको, बहुत आएगा टर्म, पूरी केमिस्ट्री में आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग विलेय के निश्चित मोल के लिए, निश्चित अणुओं के लिए 1 लीटर वॉल्यूम में घोल दें, 1 लीटर वॉल्यूम, आप सबसे ये भी कह सकते हैं कि सर 1 लीटर वॉल्यूम में विलेय पदार्थ के जितने भी अणु पाए जाते हैं, या जितने भी मोल पाए जाते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के जितने भी मोल उपस्थित है, या जो अणुओं की संख्या है, तो सांद्रता कैसे व्यक्त होती है, सांद्रता व्यक्त होती है 1 लीटर का मतलब क्या होता है। देखो कहीं पर तो टर्म आपको 1 लीटर लिखा मिलेगा, कहीं पर ये टर्म आपको पर लीटर लिखा मिलेगा, कहीं पर ये टर्म आपको यूनिट वॉल्यूम लिखा मिलेगा,
भाई देखो सबका मतलब एक ही है, चाहे तो आपको 1 लीटर लिखा मिले, चाहे आपको पर लीटर मिला लिखा मिले, चाहे आपको यूनिट वॉल्यूम लिखा मिले, इस सब का मतलब एक ही होता है, 1 लीटर ही होता है। 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने भी अणु उपस्थित होते हैं, 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने भी अणु उपस्थित होते हैं, उन अणुओं की संख्या के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है, जब भी सांद्रता को व्यक्त करते हैं हम लोग तो कैपिटल सी से करते हैं भाई साइंस में, कैपिटल सी से। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के अणुओं की संख्या n, और आयतन क्या हो जाएगा b, किसमें, लीटर में। सी बराबर क्या हो जाएगा, n/b, n/c क्या इस टर्म में, सांद्रता, n क्या है और b क्या है, वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। अब ये टर्म क्या मालूम है, इस टर्म को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं साइंस में, इसे बहुत सारे तरीके से शो करते हैं हम लोग। कौन सा तरीके से हम लोग शो करते हैं, देखो इससे ही बताते हैं आपको भी। एक टर्म होता है नॉर्मलिटी। क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, कुछ लोग सांद्रता को नॉर्मलता में व्यक्त करते हैं, हम भी करेंगे, उन्हीं लोगों में से हमें। एक टर्म होता है मोलरिटी, इसे हम लोग कहते हैं मोलरता। एक टर्म होता है मोलरिटी, मोलरता, एक टर्म होता है मोलर फ्रैक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। एक टर्म होता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक टर्म होता है मास परसेंटेज, एक टर्म होता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर। इसे बोलते हैं हम लोग आयतन सांद्रता, इसे बोलते हैं द्रव्यमान सांद्रता, और इसे बोलते हैं हम लोग पार्ट पर मिलियन। कितने टाइप हो गए भाई, 7 टाइप हो गए। ये सब हमारी बुक में है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बुक के अंदर है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने को आते हैं इसमें से। तो हमें सबसे क्या करना है, इन सब टर्म को हम लोग को स्टडी करना है। वैसे हम लोग इसको जो पार्ट है इसे 11th में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके सारा, है ना। तो अभी लोग दोबारा से इसको स्टडी करेंगे, और दोबारा से स्टडी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सब टर्म में स्टडी करना है। नॉर्मलिटी हम लोग को स्टडी करना है, मोलरिटी हम लोग को स्टडी करना है, मोलरिटी स्टडी करना है, मोलर फ्रैक्शन स्टडी करना है, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन स्टडी करनी है, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन स्टडी करनी है, और पीपीएम स्टडी करना है, और पीपीएम स्टडी करना है। तो सबसे पहले जब आपसे बात स्टार्ट होगी तो किससे होने वाली है, नॉर्मलता से। किससे होने वाली है, नॉर्मलता से। कंसंट्रेशन का सबसे पहला टाइप जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो टर्म है नॉर्मलिटी। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। नॉर्मलता कहते हैं हम लोग इसे हिंदी में। अब नॉर्मलता को व्यक्त कैसे करते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना है, एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ग्राम इक्विवेलेंट।
ग्राम इक्विवेलेंट्स, हिंदी में टर्म होता है ग्राम तुल्यांक। ये क्या होता है भाई? अगर हम लोग किसी भी सबस्टेंस के भार को, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, मिस नहीं होनी चाहिए बात। किसी भी सबस्टेंस के भार को अगर तुल्यांक की भार से भाग कर दें, किसी भी सबस्टेंस के भार को तुल्यांक की भार से क्या करते हैं, भाग कर दें, तो टर्म जो बन जाता है क्या हो जाता है, वो ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाता है। तो आज के बाद जब भी मैं कहूंगा आपसे ग्राम इक्विवेलेंट, जब भी मैं कहूंगा आपसे ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो आप मुझे क्या बोला करेंगे, W अपॉन ई। W अपॉन ई, W क्या है, पदार्थ का भार, सबस्टेंस की वेट जो घोलना है आप, और ई क्या है, उसका तुल्यांकी भार। देखिए अगर आप इसकी संख्या को या इसकी मात्रा को किसमें निकालना चाह रहे हैं, पर लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में क्या बन जाएगा टर्म, नॉर्मलिटी। तो आज के बाद कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा नॉर्मलता होती क्या है, तो आप लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं, आपको बताना है एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक मैंने कहा 1 लीटर आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एकांक आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। क्या कहलाती है? तो आज के बाद कोई आपसे पूछेगा नॉर्मलिटी क्या होती है, तो आपको बताएंगे the numbers of gram equivalents, the numbers of gram equivalents that is present in unit volume of solvent is called normality। यानी एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित किसकी मात्रा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या या मात्रा क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। सीधी बात करें, 1 लीटर आयतन में जितने ग्राम तुल्यांक पाए जाएंगे, 1 लीटर वॉल्यूम में जितने ग्राम तुल्यांक पाए जाएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, नॉर्मलिटी बोला जाएगा। अब ग्राम तुल्यांक होता क्या है, W अपॉन ई, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, जब भी कभी साइंस में नॉर्मलिटी को इसको करते हैं हम लोग, तो कैपिटल N लिखा मिल जाए आपको, तो समझ जाइए कंसंट्रेशन कैसी है, नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, जो हमें यूज करना है, नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा N इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं आपके पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू N इक्वल टू हो जाएगा आपके पास W अपॉन ई, और वॉल्यूम क्या होता है V, किसमें, लीटर में। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू W तो ऊपर आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा और B इसमें आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है नॉर्मलता का फॉर्मूला, W अपॉन ए इंटू बी। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, किसी भी विलन की नॉर्मलता आप इससे निकाल सकते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए आपके लिए, ये क्या चीज है आपके पास, स्मॉल W, वेट ऑफ सॉल्यूट, बिले का भार है, जो पदार्थ घोला है आपने, कितना घोला है, 5 ग्राम 4 ग्राम,
ये आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, मैंने बताया आपको, तुल्यांकी भार होता है। और ये क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है। अब सुनने जैसे आपसे पूछा कि भाई हमें 100 नॉर्मलता का सोल्यूशन बनाना है जिसकी नॉर्मलता 100 हो, तो 100 का बनाना चाहो, 200 का बनाओ, 500 का बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का बनाओ, 1/10 का बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये नॉर्मलता क्या करेंगे हम लोग, तो उस पदार्थ का वेट निकाल लेंगे हम लोग। अगर जैसे पदार्थ का वेट निकालना चाहते हैं, आपसे ने पूछा कि n/10 नॉर्मलता का NaOH विलेन बनाने के लिए, n/10 नॉर्मलता का NaOH विलेन बनाने के लिए कितने भार की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों के लिए, कितने भार की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हमारे प्रैक्टिस में काम आने वाला है। तो W कैसे निकालेंगे हम लोग इससे। अगर W हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका ये है, तो ये तरीका है। ई फॉर्मूला है नॉर्मलता का, N = W/A × V करना है। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया इसका नॉर्मलता का, जो हमने सॉर्ट आउट किया है। अभी क्या पूछा मैंने आपसे, अगर वेट फाइंड करना है आपको, तो देखो W जब निकालना पड़ेगा आपको, तो W = हो जाएगा N × E × V। ऐसे लिखो पहले आप, देखो N × E × V किसमें, ये तो इस फॉर्मूला से लीटर में निकाल सकते हैं आप। लेकिन जब हमारी लैब होती है ना, तो लैब में कभी लीटर में नहीं दिया जाता है, तो आपको मिलेगा 250 ml, 200 ml, 250 ml से ज्यादा के बीकर तो होते ही नहीं हमारे पास लैब के अंदर, इतने मिलेंगे आपके लिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर हम 250 में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसके लिए भाई, ml में। ये हो जाएगा आपका W = N × E × V, ml में लगाएंगे ना इसके लिए, तो नीचे आ जाएगा इसमें 1000, कितना आ जाएगा 1000। इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप लोग वेट के लिए। ये वाला यूज करेंगे, सेकंड वाला इसे यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बिले होता है ना, उस बिले की जो है हम लोगों को परसेंटेज दे दी जाती है 5%, और उसका घनत्व दे दिया जाता है। अगर हमें परसेंटेज और घनत्व दोनों दिए हो तो कैसे करेंगे हम लोग। अगर हम लोग परसेंटेज और डेंसिटी हम लोग को दोनों दिया हो, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परसेंटेज में मात्रा लगानी है आपको, डेंसिटी लगा देनी है आपको उसकी, और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको उसमें, और अपॉन कर देना है आपके लिए E कैपिटल नॉर्मलता और तो लैग की बात। तो ये बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा गया है 5% यूरिया का जो घनत्व है वो 1.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसके लिए नॉर्मलता कितनी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज दी गई है, डेंसिटी दी गई है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुल्यांकी भार सर आपको बता देंगे। 2 नंबर का सवाल आता है, गुणा करके बता देंगे हम लोग। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मलिटी को फाइंड कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम लोगों को नहीं होने बोलिए सर। इस समझ में आगे नॉर्मलता क्या होती है, the amount of solute that is present in unit volume is called normality. It is represented by the capital N. N equal to क्या बताया, the amounts of gram equivalents upon volume। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या था, W/E था, और W/E को B से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, W/E × V हो जाएगा। तो नॉर्मलता निकालने के क्या क्या पता होना चाहिए, विलेय का भार पता होना चाहिए, उसका तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, और जिस आयतन में आप बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो हम लोग उसका वेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई ठीक है, आज इतना ही पढ़ाते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी।